नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर हुआ है और पेट के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आया करंट में, आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए मेरे डेली जो करंट अफेयर की क्लास चलाता हूं उससे 7 से 8 क्वेश्चन फंसे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे जीएस के प्रश्न आपके फंस गए हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपका जब मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में करा रहा था हिस्ट्री का, उससे बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। आइए देखते हैं कितने प्रश्न हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरे डेली करंट अफेयर की क्लास को किया है और जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने शुरू में कराया था, अभी का नहीं, जो शुरू में कराया था, जो 1 महीना या 1.5 महीना पहले का, उस प्रैक्टिस सेट को अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लेंगे इस एग्जाम में। और बहुत ही इजी पेपर आया है, मतलब बहुत आसान पेपर आया है। इससे बढ़िया पेपर आपका फिर कोई और पेपर नहीं हो सकता। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है? तो ताम्र पाषाणिक युग में किया गया है। और ताम्र पाषाणिक युग में ही तांबे का पहली बार खोज या उपयोग किया गया था, इसीलिए उस युग को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह राजगृह में किया गया था। राजगीर या राजगृह के नाम से जाना जाता है यह स्थान। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? एक मौर्य सम्राट अशोक था और इसको पुराणों में, मौर्य सम्राट अशोक को पुराणों में ही देवानाम प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है कि संगमरमर पर पिट्राड्रूरा या पित्राद्रुआ या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो यह शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि शाहजहां के काल को मुगल सम्राट में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि शाहजहां जाना ही जाता है किलों का निर्माण कराने में और बहुत सारे चीजों का, जैसे आगरा का ताजमहल, रेड फोर्ट, जितना भी आपका लाल किला और सब जो बना है, ये सब किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। इसलिए शाहजहां के काल को मुगल सम्राट के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। और 1600 ईस्वी में भारत में किसका शासन था? तो अकबर का था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई पहली बार व्यापार करने के लिए, तो उस समय किसका शासन था? तो जहांगीर का था। टॉमस रो जब आता है तो टॉमस रो किसके कार्यकाल में आता है? तो जहांगीर के काल में आता है। तो आपसे शासक का नाम नहीं पूछा है, बस आपसे पूछा है कि इसमें किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, पोचमपल्ली में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूसरा भूदान ग्राम आंदोलन किसने? तो जवाहरलाल नेहरू। ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया। अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन कराया, ये सभी क्वेश्चन आपने किया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो टॉपिक वाइज जब हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री को, तो उसमें सब हमने कराया है। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। लेकिन इस प्रश्न पे विवाद है दोस्तों। इस प्रश्न में इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन अब ये थोड़ा सा आयोग पे निर्भर करेगा, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग स्टार बनाएंगे। लेकिन हमने इसका आंसर दिया है कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? अमेरिकी क्रांति के साथ, औद्योगिक क्रांति के साथ, रूसी क्रांति के साथ और फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था?
तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यानी जितने भी महत्वपूर्ण नारे हैं, अगर आपका कल पेपर है तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि अब समय बहुत कम है, अब अपने माइंड को आप लोग रिलैक्स दीजिए तो ही अच्छा रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच अवस्थित है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पहले तो नेपाल में है और यह नेपाल और तिब्बत के बीच अवस्थित है। देखिए, नेपाल और भारत के बीच मत लगाइएगा, अगर सही तरीके से अगर मैप देखा जाए तो नेपाल और तिब्बत के बीच अवस्थित है और तिब्बत को भारत का ही हिस्सा मान लिया जाता है मैप में, इसीलिए भारत में भी इसका विस्तार है, लेकिन विस्तार है भारत का, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल और तिब्बत होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अक्टूबर का महीना ही चल रहा है, तो आप इस समय देखते होंगे इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण उच्च तापमान बढ़ जाता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन, इसको तो बच्चा भी कर लेगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो देखिए, आप किसके किसके लिए जाते हैं, मतलब जनसंख्या का वितरण कहां होता है? खनिज के लिए भी होता है, जहां खनिज होगा वहां पे जनसंख्या ज्यादा होता है, जहां पे शहरीकरण ज्यादा होता है वहां पे भी, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग अपने रोजगार के लिए कहां जाते हैं? शहर में जाते हैं, तो जहां शहरीकरण होगा वहां पे भी जनसंख्या का वितरण जा रहा है, जहां पे औद्योगिकरण होगा, जहां पे भाई रोजगार, और जहां उद्योग होगा वही तो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार के लिए भी लोग औद्योगिकरण की तरफ जाते हैं। लेकिन पानी की उपलब्धता जो है जनसंख्या वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो आप लोग कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि ये क्वेश्चन था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में बताया होगा, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, इसीलिए जब विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे संबंधित है? तो प्राथमिक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की भारत में कब आया था? तो 1966 में आया था। ठीक है, और उसमें क्या क्या रणनीति का क्या क्या हिस्सा था? तो उच्च उपज देने वाले किस्मों की बीज, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशी और सिंचाई, और ये सभी था। ठीक है, ये सभी हमारे हरित क्रांति के भाग थे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो देखिए, सीबीडी जो है यह वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी सभी ये बैंक, तीनों बैंक आपके वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो यह है वैधानिक निगम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह भारत की संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होता है। किसके थ्रू? आर्टिकल 32 के थ्रू। जो मौलिक अधिकार है ना, आर्टिकल 32, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, उसी के थ्रू संवैधानिक मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है, यानी कि इसका 23वें का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो यह किसे है? तो यह संसद को है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो संसद के है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय को भी स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो भी संसद के पास ही है। और ये जो क्वेश्चन है ये हम कल डेली करंट अफेयर में ही पढ़ाए थे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 25वां न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ को। तो उसी में मैंने आपको बताया था क्या कि संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात की गई थी? तो मैंने बताया था आर्टिकल 124 में। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो यह आर्टिकल 124 है। दोस्तों, अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर अगर आप लोग बस देखेंगे ना, तो बहुत सारे जीके के जैसे आपसे पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो डायरेक्ट डेली करंट अफेयर। यानी अगर आपने डेली करंट अफेयर मेरा देखा होता तो यकीन मानिए 30 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर लेते सिर्फ डेली करंट अफेयर से। जैसे ये क्वेश्चन मैंने डेली करंट अफेयर के कल ही वाले डेली करंट अफेयर, अगर आपको यकीन ना हो तो कल वाला डेली करंट अफेयर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 124 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह तारों के तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो यह ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। अभी हाल ही में जब कोविड 19 का समय चल रहा था और जब सेकंड फेज उसका आया था, तो उस समय लोगों के क्या हो रहा था? निमोनिया। और निमोनिया के क्या होता है? फेफड़े में पानी भर जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यह नायलॉन जो है यह वनस्पति रेशा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसको इसमें घटाएंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर 30 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बड़ा ही इजी है। देखिए ऊपर क्या है 0.05 प्लस 0.41 प्लस 0.073 और सभी का वर्ग, और नीचे देखेंगे तो वही चीजें सेम चीज डिजिट वही है, लेकिन यहां पे क्या है एक एक जीरो बस बढ़ा दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/10 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, ऊपर से ये सभी चीजें कट जाएंगी और 1/10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे दे सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में बहुत अच्छे से कराया, अगर आपने मेरे परसेंटेज क्वेश्चन पढ़ा होगा, परसेंटेज जो मैंने पढ़ाया था उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं, यानी जो ये ऐसे करके आप मान लीजिए एक्स है, इसमें 40% व्यक्ति जो है या क्या पढ़ते हैं एक्स समाचार पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति वाई समाचार पढ़ते हैं। तो 50% व्यक्ति क्या पढ़ते हैं तो वाई समाचार पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, यानी 10% कहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना बचा, तो इसका 30 बचा, 40 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 30 बचेगा, और ये इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और प्लस 10, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल कितने व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं तो 80% व्यक्ति तो समाचार पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं, तो 80 में से 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एकदम हलवा क्वेश्चन है मैथ का। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 परिणामों का 45 है, तो पांचवा परिणाम है। तो देखिए 5 गुणे 4, 5 गुणे 46, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 46 में, तो आएगा कितना? 230। ठीक, और पहले 4 का औसत कितना है? तो 45 है। तो 4 गुणे 45 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा 180। और इसको घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ये नहीं जाएगा तो 13 यहां से एक हासिल लेंगे तो 13, और 13 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 50, 5 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि रूट 29.8116 प्लस रूट 77.44 का मान बताइए। तो देखिए ये किसका वर्ग है? अगर आप देखा जाए तो ये किसका वर्ग है? तो ये वर्ग है हमारा किसका? तो 546 का वर्ग है, 546 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? तो ये वर्ग है हमारा 880 का। ठीक है, 880 यानी ये जो वर्ग देखा जाए दशमलव लगा है तो ये वर्ग कितना हो जाएगा? ये 546 का है। ठीक, और ये किसका है? तो ये 8.08 का है। किसका वर्ग है ये? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वर्ग है, यानी क्वेश्चन कैसे दिया है, थोड़ा सा एक बार इसको सही से कर लेते हैं। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये किसका वर्ग है? ये वर्ग है हमारा 544। ठीक, सॉरी 546 का ये वर्ग है। ठीक है, 546 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? तो ये वर्ग है हमारा 88 का। ठीक है, 88 का वर्ग है। लेकिन यहां पे पॉइंट लगा है तो 8.0 हो जाएगा ये। और यहां पे 4 पॉइंट, वर्ग का मतलब है 4 का पॉइंट का मतलब 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, यानी यहां पे हो जाएगा 5.46। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ने पर 14.26 आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो महाधन ऋषि इसका संधि विच्छेद होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में शुद्ध शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है? तो यह डी का हमारा सही नहीं है, यानी अवलंब, अविलंब, अधर का क्या है? विलोकित। ये हमारा जो संबंध है यह सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यह पार्वती, रुद्राणी और भवानी के पर्यायवाची सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का क्या होता है? पुरातन होता है, और ये हमारा सही है। ख्याली पुलाव पकाना का मुहावरे का सही अंतर क्या होता है? तो असंभव बातों की कल्पना करना। जैसे हम लोग दिमाग में नहीं सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो वो करेंगे, वो करेंगे तो ये करेंगे, तो लोग कहते हैं अरे भाई रहने दे, ख्याली पुलाव मत पका। ठीक है, तो इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये पैसेज है, यानी इंग्लिश के पैसेज है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका ए ऑप्शन, यानी पार्शियल का सिनोनिम्स क्या होता है? तो पार्शियल का सिनोनिम होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, उसी तरीके डिसअपॉइंट का एंटोनिम क्या होता है? तो सेटिस्फाई होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ रिटन एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरी का सही आंसर क्या होता है? तो लेक्सिकोग्राफी होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा ही इजी प्रश्न है, ये प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, दादा की इकलौती संतान और इकलौती संतान की बेटी, यानी नीलेश अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि असंगत अलग करें। असंगत अलग करना है, तो देखिए ये जो 8 है ये किसका क्यूब है? तो 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 के 29 27। और ये किसका क्यूब है? तो 4 का क्यूब है। ठीक, इसके बाद 5 का क्यूब आना चाहिए, लेकिन यहां पे 100 आया है। और 5 का क्यूब क्या होता है? 50 25 25 125, तो यहां पे है। ठीक, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, इसलिए 100 हमारा असंगत है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2002 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर शुक्रवार होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इस कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो कथन क्या है? कथन कह रहा है कि कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जनरल हैं और कुछ किताबें कैलेंडर है। तो इसमें क्या सही होगा? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग के और ग्राफ और तालिका के जो कठिन क्वेश्चन है इसको हम लोग बाद में अच्छे से सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर की दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा। क्वेश्चन हमारा है कि यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर को का कोड क्या होगा? तो ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा, TAGRFH। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि, और देखिए ये हमने आपको डेली जितने भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये आपके डेली करंट अफेयर से आए हैं और ये क्वेश्चन को मैंने डेली करंट अफेयर में कई बार रिवीजन कराया। जो लास्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं ना 12 क्वेश्चन का, उसी में कई बार रिवीजन कराया है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल ने। करंट का पहला क्वेश्चन, अभी आपने देखा कि जीएस में कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया उससे आया है। ठीक है, और करंट का पहला ही क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आए हैं। यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? यह गुजरात में लॉन्च किया है। यह भी क्वेश्चन आपको डेली करंट पर, इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं दोस्तों कि जो डेली करंट अफेयर है उसको मिस मत किया करिए। अगर आप लोग उसको डेली पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये चीन ने, क्योंकि ताइवान और चीन में क्या हो रहा है? टेंशन चल रहा है, इस वजह से ये अभियान चलाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? यह क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 7 बार रिवीजन कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास आयोजित किया था। इसका नाम क्या था? स्काई फ्लाई था। यह भी मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है। यानी अभी तक हमने जो भी करंट अफेयर देखा, ऐसा कोई भी करंट अफेयर नहीं था जो आपको नहीं कराया गया था। इसलिए बस आप लोग ईमानदारी से अगर वीडियो को देखेंगे, अब यकीन मानिए दोस्तों आपका क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा वहां से क्वेश्चन आपका फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो मुझे आइडिया लग जाता है कि किस एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच कराया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में नहीं कराया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में नहीं कराया है। यानी 7 से 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आए हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से IIT ने भारत भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत कहां की है? तो यह IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यह अमित शाह ने किया है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर में कराया है। देखिए, इस क्वेश्चन को तो मैंने हजार बार कराया है कि पहला राज्य कौन है? तो गोवा है। और पहला जिला कौन है? तो आपको बताया था बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो यह गोवा बना है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये म्यांमार है। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आप मैप देखेंगे तो चीन भी भारत का पड़ोसी है, म्यांमार है इधर। ठीक है,
चीन भारत के इधर है, पूर्व में है। म्यांमार भारत के म्यांमार है जो भारत के पूर्व में है। चीन भारत के उत्तर में है, ठीक। मालदीव आपका भारत के पश्चिम में यहां पे है, ठीक है। लेकिन यूएई अरब प्रायद्वीप का देश है, अरब प्रायद्वीप का देश है, यानी अरब जो प्रायद्वीप है वहां का देश है यूएई, इसलिए हमारा अलग कौन सा है, तो यूएई हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सबसे ज्यादा नौटंकी कहां के लोग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ये मैंने कहा आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन कई बार जब भी मैंने कोई भी समिति पढ़ाया तो उसमें बताया है, तो यह स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, और ये कई बार मैंने आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ा रखा है। देखिए ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे थे, शायद दूसरी या तीसरी क्लास थी, उसी में मैंने आपको बताया था, पुस्तकों के बारे में आपको क्वेश्चन कराया था, और वही पुस्तक से क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। यह स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और यह भी आपका पैसेज से प्रश्न है, तो इसके हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो 72वें का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वें का क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यानी साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो इसका सी आंसर होगा। हमारा 74वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो साहित्य और समाज इसका सही आंसर होगा। 71वां क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है, तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। 71 का डी हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हमारा पैसेज के ही प्रश्न है, ये सभी हिंदी के पैसेज के प्रश्न है, तो इसका 76वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यानी जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अगला है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, तो सत्य की आराधना कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गद्यांश में चिर अस्थाई शब्द का विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो क्षणभंगुर के लिए हुआ है। और सत्य की तलाश कैसे की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग इसका देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमारा ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन आया है, तो ये ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन को हम लोग अलग से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों मात्र 28 मिनट में हमने कुल 80 क्वेश्चन का रिवीजन कराया है, जो आपका अभी जो पेट का एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। आई होप जिसमें हमने मैथ के क्वेश्चन देखे, पूरा पांचों के पांचों सॉल्व किए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं अगर टोटल देख लिया जाए तो 50 प्लस 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर और जीके की जो प्रैक्टिस क्लास चलाई गई थी, या जीके के जीएस के लिए जो क्लास चलाया गया था, उसी से आपके फंसे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पाया क्योंकि बीच में मेरा डेंगू हो गया था, इस वजह से आपकी क्लासेस बंद रही। यानी अगर कंटिन्यू क्लास चली होती तो आप आराम से 60 से 70 क्वेश्चन हमारे ही क्लास से पा जाते, लेकिन कोई नहीं, डेली करंट अफेयर से कम मात्र डेली करंट अफेयर से ही 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, जीएस और जीके मिला के, जीएस और करंट अफेयर और जीके मिला के, ठीक है। उसको आप लोग जरूर से देखा करिए। भले देखिए यूपीएसएससी में भले 10 ही क्वेश्चन करंट का आया है, लेकिन 20 प्लस क्वेश्चन हमारे डेली करंट, जैसे कि स्विट्जरलैंड जो लुसाने था ओलंपिक समिति का मुख्यालय, वो फंसा है। आर्टिकल 124 वाला प्रश्न फंसा है, बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, तो माजुली है, इसको भी आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, ये माजुली द्वीप किस नदी पे बना है, तो ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस फर्स्ट पेपर का। उसी तरीके से सेकंड पेपर का भी हम लोग करेंगे, थर्ड शिफ्ट का करेंगे और फोर्थ शिफ्ट का भी कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।